संसार में डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसे मरीज आस भरी निगाहों से देखता है, जैसे भगवान से दुआ कर रहा है। जब आंसू होते हैं तो आप सहारा होते हैं, जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, और जब कोई त्रासदी होती है तो आप मात्र एक उम्मीद होते हैं। एक डॉक्टर ही होता है जो रोते हुए आते हुए को हंसाते हुए भेजता है। इसलिए सदैव अपने डॉक्टर का आभार व्यक्त करने के साथ साथ हेलो डॉक्टर कहते रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और जागरूकता के बारे में। आज का विषय है पेट संबंधी सामान्य रोग। इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, जो कि सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिनको 35 वर्षों का करीब अनुभव है और आप पहले एसएमएस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, आज हमारे साथ आकर के इस मंच पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर चर्चा करने का एक आनंद ही अलग होता है। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आज के विषय में अगर डॉक्टर साहब से आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141-270-4999, 0141-270-4098। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, कहते हैं कि सभी बीमारियों का स्रोत पेट होता है। तो अगर हम बात करें दिन की शुरुआत किस प्रकार हो, या कहें पूरे दिन की दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए? देखो, पेट एक ऐसा अंग है शरीर का जिसमें शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे कि आपका लीवर है, आंतें हैं, पेनक्रियाज हैं। ये सब चीज़ें खाने पचाने का कार्य करती हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, खाने को अवशोषण आंतें करती हैं। और आंतों की जो निरंतरता है उसी के कारण बहुत से इन्फेक्शन जो पेट में चले जाते हैं वो शरीर में नहीं पहुंच पाते। अगर आपकी आंतें कमज़ोर हैं तो आपके शरीर में बहुत बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहाँ तक पेट को स्वस्थ रखना और दिनचर्या की शुरुआत करने का प्रश्न है, पेट को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कम खाना खाना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए और समय पर खाना खाना चाहिए। मद्यपान और अन्य नशे की आदतों से बचना चाहिए एवं नियमित व्यायाम करना चाहिए। मतलब संतुलित आहार और जीवन शैली होनी चाहिए। जी जी जी। आगे हम बात करें, पेट में काफ़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन कॉमन रूप से जो देखी जाती है एसिडिटी, गैस और कब्ज। इसका विशेष रूप से क्या कारण होता है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, ये एसिडिटी, गैस और कब्ज ये तीनों एक साथ भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। जहाँ तक एसिडिटी का सवाल है, जो एसिड हमारे पेट में बनता है ये सबके बनता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पेट में एसिड न बनता हो। तो ये एसिड बन करके अगर आमाशय में ही रहे या आगे चला जाए तो कोई तकलीफ नहीं देता है। यही एसिड अगर वापस बैक किक करके या रिफ्लेक्स होकर के खाने की नली, जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसमें अगर आ जाए तो ये जलन और एसिडिटी के सिम्टम पैदा करता है। क्योंकि खाने की नली एसिड के रेजिस्टेंस रेजिस्ट को नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को छाती में जलन, छाती में दर्द, खट्टा पानी मुंह में आना, रिगर्जिटेशन, इन सब की शिकायतें होती हैं। तो एसिडिटी का मतलब ये है कि एक तो खाने की मात्रा इतनी रखें कि खाना पेट भर के न खाएं। क्यों कि जब एसिड बनता है और खाना पेट भर के खाया हुआ होता है तो पेट का वॉल्यूम, आमाशय का वॉल्यूम बढ़ जाता है और एसिड ऊपर आने की कोशिश करता है। हमारा एक वाल्व होता है जो इसको रोकता है, वो लूज हो जाता है। तो खाना पेट भर के न खाएं, खाने के 1 या 2 घंटे तक पानी न पिएं ताकि आमाशय में खाने का वॉल्यूम न बढ़े। और चिकनी चीज़ें, चॉकलेट, चिकनाई, कॉफ़ी, चाय, मद्यपान, इन सब चीज़ों का सेवन न करें, जिससे कि अपना वाल्व जो एसिड को ऊपर आने से रोकता है वो दुरुस्त रहे, उसका प्रेशर कम ना हो और एसिड ऊपर ना आ सके। तो ख़ास तौर से खाने का ध्यान रखना होता है, तो एसिडिटी इससे कंट्रोल हो जाती है। एसिडिटी का मतलब है कि आप खाने में रेगुलर हैं, ज़रूर से ज़्यादा खाना खाते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तनाव में रहते हैं और खाने के बाद व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है और मोटे आदमियों में खास तौर से ज़्यादा होती है।
जहाँ तक गैस है, जी। आंतों के अंदर गैस का नॉर्मल मूवमेंट जब होता है तो अपने को पेट में भारीपन नहीं लगता है और समय समय पर गैस पास भी होती है, व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। परंतु जब खाने में अनियमितता होती है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया जाता है, एक्सरसाइज नहीं की जाती है और अत्यधिक तनाव में अगर व्यक्ति रहता है तो बहुत सारी गैस वो खाने के साथ पेट में निगल लेता है और ऐसी स्थिति में आंतों की चाल धीरे हो जाती है और व्यक्ति को लगता है कि पेट फूल गया है। और जहाँ तक आपने तीसरा प्रश्न पूछा कब्ज का, कब्ज एक ऐसी धारणा है जो अपने देश में बहुत से लोगों को नए होते हुए भी है। जैसे अगर हमारे पास 10 कब्ज के मरीज आते हैं तो उनको हम ध्यानपूर्वक जब सुनते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि 10 में से केवल 2 मरीजों को कब्ज है, 8 मरीजों को ऐसा को कब्ज है नहीं, परंतु उनको लगता है कि उनके कब्ज है। क्योंकि कब्ज को हमारे देश में लोग कई रूपों में लेते हैं। कम मात्रा में लेटने लगे तो कब्ज कह देते हैं, जैसा चाहे वैसा लेटने लगे तो कब्ज कह देते हैं, समय उनका निश्चित कर रखा है लोगों ने कि अगर ये 9 बजे से पहले नहीं लगी तो कब्ज है, और स्टूल का शेप अगर हार्ड नहीं है या सॉलिड नहीं है तो कब्ज मान लेते हैं, दिन में 4 बार चले जाएं तो कब्ज मान लेते हैं। एक्चुअल में कब्ज का मतलब ये है कि आपकी आंतों से अगर हफ्ते में 3 बार मोशन नहीं हो, अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और हफ्ते में 3 बार कम से कम मोशन नहीं जाए तो आप कब्ज के मरीज हैं। कम मात्रा में जाना, कुछ पतला जाना, कुछ गाढ़ा जाना, ये सब कब्ज के रूप नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खाने के साथ कितना फाइबर खाया है, कितना पानी पिया है, कितनी एक्सरसाइज की है। तो हर एक दिन एक जैसा लेटने आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे ऐसा होना चाहिए। तो कब्ज के ज़्यादातर मरीज कब्ज के मरीज नहीं होते हैं, उनकी ऐसी धारणा है कि वो कब्ज के मरीज। जी, ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने बताई और दर्शक शायद इससे बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण कई लोग अपने आप को मरीज मान लेते हैं। ज़्यादातर वो कब्ज का इलाज लेते रहते हैं बिना कब्ज हुए, और ऐसा देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार के चूर्ण, विभिन्न प्रकार की लोकल बनाई हुई मेडिसिन, ये सब आपकी आंतों को कुछ समय बाद नष्ट कर देते हैं और आंतों की हालत ये हो जाती है कि आप कुछ भी दवाई दो वो काम नहीं करती हैं, एक पाइप की तरह रह जाती हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। तो कब्ज की दवा एकदम ऐसे इस रूप में नहीं लेनी चाहिए जजगी कि कब्ज है तो कब्ज की दवा ले ली। कब्ज की दवा ये सुनिश्चित करें कि कब्ज है या नहीं, अन्यथा बहुत घातक हो सकती हैं, बहुत नुकसान कर सकती हैं। जी। आगे सर एक और कॉमन समस्या देखने को मिलती है IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, 2 बीमारियां होती हैं, एक तो IBD और दूसरी होती है IBS। IBD का मतलब ये है कि आपकी बड़ी या छोटी आंत में घाव हो गए हैं, जहाँ से पस और रक्त का स्राव होने लग जाता है तथा व्यक्ति को बार बार मोशन जाने की इच्छा होती है। दिन में 5 बार, 10 बार, 20, 30 बार भी मरीज जाने लग जाता है, रात को भी उठ के जाना पड़ता है। तो उसको बार बार लेटने जाने की इच्छा होती है, तो ये आंतों में इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। IBD का जहाँ तक कारण का सवाल है, कई कारण इसमें काम करते हैं, कोई एक निश्चित कारण अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। जैसे वातावरण है, खान पान है, मानसिक तनाव है, आपकी अनुवांशिकता है, फैमिली में किसी को इस तरह की बीमारी हो तो अधिक संभावना रहती है, और एक ऑटो इम्यूनिटी, अपने शरीर की कोशिकाएं जो शरीर का बचाव करती हैं वही शरीर का विनाश करने लग जाती हैं और अपने टिश्यू के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती हैं, तो वो आंतों की सेल्स को डैमेज कर देती हैं और एक ऑटो इम्यून डिजीज जिसे कहते हैं। तो कई कारण हैं, अगर ये कारण सब एक साथ मिल जाते हैं तो IBD होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीच सर हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। अपना नाम बताएं। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है हमें, आप अपना नाम बताएं। शायद प्रॉपर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, हम इसको दोबारा लेंगे। आगे सर हम बात कर रहे थे IBD की और आपने कहा उसमें IBS के बारे में। तो IBS भी आजकल की स्ट्रेस दिनचर्या का ही एक रीजन है मेरे हिसाब से। हाँ, IBS एक्चुअली क्या है, 2 तरह की IBS हैं, एक जिसमें कब्जी होती है और एक जिसमें बार बार मोशन जाना पड़ता है।
तो ये दोनों ही बीमारियां एक्चुअली स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। बेसिकली आंतों का मूवमेंट स्ट्रेस के कारण फास्ट हो जाता है, व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार मोशन जाता है, लेकिन उसके मोशन में कभी ब्लड नहीं होता है, म्यूकस हो सकता है और मवाद वगैरह नहीं होता है, और इस व्यक्ति को कभी वेट लॉस नहीं होता है, रात को सोने के बाद में मोशन नहीं जाना पड़ता है। तो लेकिन अपने देश में एक धारणा है कि मोशन एक बार जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए, अगर 2 बार से ज़्यादा जा रहा है तो कोई न कोई गड़बड़ है। अगर वो नहीं मानता तो उसके साथ वाले लोग, पड़ोसी उसको समझा देते हैं कि भाई आपकी आंतें खराब हैं, तो उसके दिमाग में एक वहम पैदा हो जाता है कि मेरे आंतों की बीमारी है। एक नॉर्मल व्यक्ति 3 से 4 बार दिन में मोशन जा सकता है, खाने के तुरंत बाद भी जा सकता है, कोई बीमारी होना जरूरी नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसी एक धारणा पूरे देश में है कि खाने के बाद अगर मोशन लग गया तो निश्चित रूप से वो खाना पच नहीं रहा है और उसको बीमारी है। ऐसा नहीं है, जो खाता है वो खाना बाहर नहीं निकलता है, उसने खाया कुछ और है, निकला कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना पचा नहीं, ये धारणा चेंज करनी चाहिए। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपको रात को उठ करके नींद में नहीं जाना पड़ रहा है और आपको खाने की भूख अच्छी लग रही है, तो 3-4 बार भी जाना कोई नुकसानदायक नहीं है। ये IBS के लक्षण हैं। जी जी, IBS की सिर्फ आपने बात करी, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या, ये जेनेटिक है या फंक्शनल है या इन्फेक्टिशियस है? एक्चुअली कुछ लोग तो इसको इन्फेक्शियस मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है, जैसे किसी को लूज मोशन वॉमिटिंग हुई है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हुई है, उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों को ये गैस्ट्रोएंटराइटिस ठीक होने के बाद में भी IBS के सिम्टम शुरू हो जाते हैं, तो पोस्ट इन्फेक्शियस IBS बोलते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसका कारण पता नहीं लगता है और आंतों का मूवमेंट डिसऑर्डर मानते हैं, जिसके कारण कि ये आंतों का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और व्यक्ति को या तो कब्जी या बार बार मोशन जाने की शिकायत होती है। एग्जैक्ट कारण अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। एक कॉलर सर हमसे जुड़ गए, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। अपना नाम बताएं, किस जगह से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। हेलो। हाँ आ रही है आपकी आवाज़, नाम बताएं अपना। लक्ष्मीकांत। हाँ लक्ष्मीकांत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये मानसरोवर से। हाँ लक्ष्मीकांत जी, अपना प्रश्न करें। मानसरोवर से सर। ठीक है, अपना प्रश्न बताएं। मानसरोवर से। अपना प्रश्न बोलिए। सर मेरे पेट में क्या है, आफराता रहता है और पेट में आफराता रहता है। अच्छा, कमर में भी दर्द रहता है। जी, आपकी उम्र कितनी है? और कमर में दर्द रहता है। सुनता नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 59। अच्छा, घूमते हैं सुबह? मेरी 59 साल है। 59 59। हाँ नहीं, आप सुबह घूमने जाते हैं क्या? जाते हैं। अच्छा, देखो पेट में आफरा 2-3 कारणों से आता है। एक तो पेट में घूमने जाता हूँ, थोड़ा सा घूमता हूँ। अच्छा, तो पेट में आफरा 2-3 कारणों से आता है। एक तो पेट में चर्बी जमा हो जाती है जब पेट में आफरा रहता है। दूसरा, आपको आंतों का मूवमेंट चाल धीरे हो गई हो, आपका पेट साफ नहीं होता हो, आप पर्याप्त मात्रा में सलाद नहीं खाते हो, चिकनाई वगैरह ज़्यादा खाते हो, तो ऐसी स्थिति में आंतों के कारण आपको आफरा आ सकता है। तो आफरा अगर लंबे समय से है तो आप एक बार दिखाएं जरूर कि आफरे का कारण क्या है, जिससे ये बता सकें आपको कि आपका इलाज क्या है, एग्जैक्ट इलाज क्या है। लक्ष्मीकांत जी, आशा है आपको प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे हम बात कर रहे थे IBS की, आगे हम बात करें उसी से कनेक्टेड लीवर, जो कि हमारे पाचन तंत्र का एक मुख्य ऑर्गन है, जिसमें शरीर की काफ़ी कार्य प्रणाली निर्भर करती है। तो आजकल अक्सर देखा जाता है फैटी लीवर इनलार्ज हो गया, तो इसका क्या कारण होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, लीवर में जब वसा की मात्रा, फैट की मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाती है तो ये फैट लीवर एनलार्ज हो जाता है। इसको फैटी लीवर बोलते हैं। खाली फैट के जमा होने से
लीवर की बीमारी नहीं होती है। ये फैट जब लीवर की कोशिकाओं को डैमेज करने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन करने लग जाता है, तो उसको फैटी लीवर डिजीज और नेस बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इससे लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। तो स्टार्टिंग में फैट इकट्ठा होता है, बाद में लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, फिर बाद में लीवर में फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस से लीवर सिकुड़ने लग जाता है और अल्टीमेटली अगर ध्यान नहीं दिया जाए, समय पर उपचार नहीं किया जाए, तो लीवर सिरोसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। लीवर सिरोसिस की स्थिति आने के बाद में ये बिल्कुल रिवर्स नहीं होता है और ये परमानेंट बीमारी है। बाद में जाकर के लीवर कैंसर की नौबत तक आ जाती है और लीवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जी जी सर, आपने लीवर सिरोसिस का कहा, तो इसमें मरीज़ कितना सर्वाइव कर पाता है? देखो, लीवर सिरोसिस अगर खाली सिरोसिस है, उसके पेट में पानी नहीं भरा है, उसके गुर्दे काम कर रहे हैं, उसका दिमागी तंत्र सही काम कर रहा है, इसको बोलते हैं कंपनसेटेड सिरोसिस। तो ऐसा सिरोसिस का पेशेंट 8 से 10 साल जिंदा रह सकता है, 11 साल जिंदा रह सकता है। परंतु अगर पेट में पानी भर गया हो, खून की उल्टियाँ आने लग गई हों, दिमागी स्थिति चेंज हो गई हो, गुर्दे काम नहीं कर रहे हों, ऐसी स्थिति को डीकम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। और इस स्थिति में व्यक्ति की उम्र 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बहुत लिमिटेड लाइफ रह जाती है अगर ट्रांसप्लांट न किया जाए। जी, एक और कॉलर हमसे जुड़ गए, कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अपना नाम बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नाम जी। नाम बताएं अपना। हेलो हाँ नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आवाज मिल रही है आपको हमारी? सर जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जोधपुर से बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है तो जी मेरे सर क्या है, खाना खाने के बाद में पेट में जो छाती होती है, उसके जो निचला वाला हिस्सा है, भोजन नली, यहाँ पर सर गैस बनी रहती है मेरे भोजन खाने के बाद, रात को, दिन में नहीं, रात में। रात को आप खाना कितने बजे खाते हैं? ये शायद सर मेरे को लग रहा है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन में अपर अब्डोमेन में शायद गैस। सर 7 और 8 के बीच में, लगभग 8 बजे। हाँ, और सोते कितने बजे हैं? देखो, रात को खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक सोना नहीं चाहिए और शाम को रात को खाना 10 बजे। हाँ, और रात को खाना पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए और ख़ास तौर से तेलीय पदार्थों का, वसायुक्त पदार्थों का शाम को उपयोग न करें। क्यों कि ये जो खाने के बाद जब हम सो जाते हैं तो एसिड का रिफ्लक्स होता है और आप जो बता रहे हो वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जितेंद्र सिंह जी, आशा है आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगे हम बात कर रहे थे लीवर की रिलेटेड बीमारियों की। एक और मुख्य बीमारी होती है हेपेटाइटिस, जो करीब 5 प्रकार के A, B, C, D, E होते हैं। इनमें कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा घातक होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? देखो, हेपेटाइटिस जो 5 प्रकार के बताए आपने, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हम हेपेटाइटिस A देख रहे हैं इन दिनों में, पिछले साल 2 साल से। हेपेटाइटिस A में 1% मरीजों में ये घातक हो सकता है। घातक इन दी फॉर्म का लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर फेलियर हो जाता है, व्यक्ति के गुर्दे और उसका खून का जमने का तंत्र फेल हो जाता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और जहाँ तक लंबे समय तक घातक का सवाल है, हेपेटाइटिस B और C, ये 2 हेपेटाइटिस होती हैं जो कि ब्लड कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती हैं। ये B और C लीवर को परमानेंट डैमेज कर सकती हैं और इसमें क्रोनिक लीवर डिजीज और सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो हेपेटाइटिस A और E यूजुअली कम्प्लीटली रिकवर हो जाती हैं, एक्सेप्ट 1% केस में जहाँ लीवर फेल हो जाता है, वरना कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। B और C में 5 से 10% केस में ये डिजीज़ क्रोनिक हो जाती है और लीवर को परमानेंटली डैमेज कर सकती है अगर समय पर उपचार नहीं किया जाए। समय पर निदान करने पर हेपेटाइटिस C का संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। हेपेटाइटिस B को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन ये अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को जांच कराने की एक आदत होनी चाहिए, जिससे कि समय पर इसका पता लग सके। इसका पूरा इलाज हो जाता है सर हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस सी का 100% इलाज हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का भी इलाज, अगर आपका सिरोसिस डेवलप नहीं हुआ है, आपके लीवर कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, तो इसका भी इलाज हो जाता है। यानी कि समय से और प्रॉपर अगर अवेयरनेस के साथ इलाज लिया जाए तो इससे निजात मिल सकती है। जी जी। आगे हम बात करें सर ERCP, जिसके आप राजस्थान के पहले विशेषज्ञ रहे हैं, जिसमें बड़ी सर्जरी की जगह पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर की काफ़ी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो हम जानना चाहेंगे ERCP क्या है और किन किन बीमारियों में ये उपयोगी है? देखो, किसी व्यक्ति को पित्त की नलकी में अगर रुकावट आ जाए और पीलिया हो जाए जी। पीलिया दो तरह का होता है, एक तो लीवर में सूजन के कारण और दूसरा रुकावट के कारण। जो रुकावट का पीलिया होता है उसको हम ERCP से ठीक करते हैं, चाहे वो पथरी के कारण हो, चाहे वो पित्त की नली, पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर और लीवर के कैंसर के कारण हो। तो कई कारणों से पित्त की नली अवरुद्ध हो जाती है। उस स्थिति में हम ERCP विधि से न केवल इसका निदान करते हैं, बल्कि व्यक्ति को पीलिए से निजात भी दिला देते हैं। पेनक्रियाज की बहुत सी बीमारियों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पेनक्रियाज के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाए और पेनक्रियाज में से लीक हो जाए, पेनक्रियाज के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा होके जिसे सुडोसिस्ट कहते हैं, उसको हम ERCP विधि से ठीक कर देते हैं। और पेनक्रियाज के कैंसर में जो पीलिया होता है उसको भी ERCP विधि से। तो पेनक्रियाज और बाइल डक्ट की बीमारियां जो कुछ दशकों पहले केवल सर्जरी के माध्यम से इलाज होता था, हम पिछले 35 सालों में बहुत कम ऐसे केस हैं जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ी है। हजारों पेशेंट्स में बाइल डक्ट में से स्टोन, कैंसर के मरीजों को इस विधि से कारगर उपचार दिया है और मरीजों को अत्यंत फ़ायदा हुआ है। जी। अभी आपने सर पीलिया की बात की। अक्सर देखा गया है आज भी पीलिया को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं और मरीज की काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसके अवेयरनेस के लिए हम चाहेंगे दर्शकों को, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें और प्रॉपर वो ट्रीटमेंट लें। जो साधारण पीलिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो लीवर में सूजन के कारण होता है, हेपेटाइटिस के कारण होता है, कॉमनली वही होता है, उस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं, उसको खाना बंद कराते हैं, जो सबसे ख़राब चीज़ है। कभी भी पीलिया के मरीज़ को खाना बंद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो बीमारी के कारण व्यक्ति की हालत ख़राब हो रही है, दूसरा उसका न्यूट्रिशन बंद किया जा रहा है खाना बंद करके। तो जब दोनों चीज़ें, बीमारी और माल न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, तो लीवर और कमज़ोर हो जाता है। सबसे पहले उसको घर वाले छाछ पिलाते हैं, बोलते हैं गन्ने का रस पी के आओ, गन्ने का रस पियो। अरे गन्ने का रस भले ही पियो, गन्ने का रस घर में तो निकलता नहीं है, गन्ने का रस बाज़ार से लाया जाता है। और बाज़ार में जहाँ से गन्ने का रस लाया जाता है, वहाँ जाके देखना आप कि उस गन्ने पर कितने तरह के कीटाणु, मक्खियाँ, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच, ये सब बैठ रहते हैं, उन सब का रस निकल जाता है। और ऐसे गंदे रस को किसी बीमार व्यक्ति को पिला के आप स्वास्थ्य की कामना मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। गन्ना का रस पिलाना है तो गन्ना ले आओ घर पे, साफ करो, उसको चूसने दो गन्ना, वो अच्छा रहेगा। कोई मरीज को खाने के लिए मना मत करो, क्योंकि बीमारी की शुरुआती स्टेज में व्यक्ति का जी घबराता है, उसकी खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी स्टेज में वसायुक्त पदार्थ नहीं देने चाहिए, जिसमें घी तेल हो। एक बार जब 4-5 दिनों बाद व्यक्ति की खाने की इच्छा जागृत हो जाती है, उसमें उसको किसी भी चीज़ को खाने से रोकना नहीं चाहिए। घर में जो कुछ, लोग कहते हैं हल्दी मत खाओ, हल्दी खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। पीलिया के मरीज को फायदा हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं होगा। आप मिर्च, हल्दी, नमक जैसा भी खाना चाहें, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसको घर का बना हुआ खाना खाने देंगे तो वो 2 महीने की जगह 1 महीने में ठीक होगा। उसको दुनिया भर का परहेज करा करके, उसका न्यूट्रिशन ख़त्म करके आप उसको 3 महीने तक बीमारी के अंदर धकेल देते हो। तो इसलिए व्यक्ति को नॉर्मल खाना खाना देना चाहिए। दुनिया भर के झाड़े लगाना, गले में लकड़ी डालना, इस तरह की बातें करके मरीज़ की बीमारी को बढ़ा ही रहे हैं, न कि कोई ठीक कर रहे हैं। जी। आपने खान पान की बात की। आजकल खान पान में तेल घी का काफ़ी प्रिकॉशन बताया जाता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अपने डाइट में 10% ऑयल हम कम करें। वो हेल्थ के बारे में बराबर आम नागरिकों को एक मैसेज और अवेयरनेस प्रोग्राम अपनी तरफ से देते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर, आमतौर पर कुकिंग में किस तरह का ऑयल काम में लेना चाहिए? देखो, ऑयल की मात्रा इम्पोर्टेंट है, न कि कौन से टाइप का ऑयल यूज़ किया जाए। तो बेसिकली ये जो घी और तेल थे ना, जो हैं,
वो उन लोगों के लिए थे जो रात दिन मेहनत करते हैं, मैनुअल लेबर करते हैं, खेत में काम करते हैं। ये कुर्सी पर बैठने वालों के लिए नहीं है। तो ये घी और तेल चाहे कोई सा भी खाएं, तो आप जो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि 10% भी बहुत है, 10% से ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। ये 10% आपकी सेल्स की विभिन्न क्रियाओं में काम आता है, इसके लिए ज़रूरी है। अन्यथा घी और तेल साधारण काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो एक तो ये जो मोटा अनाज खाएं, जिससे आपका पाचन सही रहे, आपकी आंतें सही रहें, आपको बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सके। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से आंतें प्रभावित होती हैं, और जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आंतों का सबसे बड़ा रोल है। जैसे किसी को मान लो हार्ट अटैक भी आया, पेनक्रियाज का अटैक आया, आंतों के अंदर से कीटाणु वहाँ जाके पहुँच जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं। आंत अगर मजबूत है, आपने मोटा अनाज खाया है, तो आपकी आंतें जाने नहीं देंगी बैक्टीरिया को। तो इस तरह से अपने को खान पान में खूब फाइबर, मोटा अनाज, कम वसा, रेगुलर एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन खाना चाहिए। आगे हम बात करें सर जीआई ऑन्कोलॉजी संबंधित बीमारियों की। आजकल अक्सर देखा जाता है पेंक्रियाज, लीवर, रेक्टम और बड़ी आंत का कैंसर बहुतायत में देखने में आ रहा है। तो इसका क्या कारण है, हम समय रहते इसको कैसे पहचान सकते हैं? देखो, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जी। जैसे मान लो आपको खाना निगलने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, सोचते हैं ऐसे ही हो गया है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद फिर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब खाना जाना बंद हो जाता है अंदर, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। खाने की नली का जो कैंसर होता है वो अपने नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप अर्ली स्टेज में, अगर आप लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं, आप लंबे समय से नशा कर रहे हैं या जर्दा खा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर स्टार्टिंग में एक बार भी खाना निगलने में दिक्कत हो, तुरंत संपर्क करना चाहिए। हो सकता है आप फर्स्ट स्टेज में कैंसर को डायग्नोज कर लें, उसको बिना ऑपरेशन भी निकाल सकते हैं, बिना ऑपरेशन एंडोस्कोप से निकाल सकते हैं। तो एक तो किसी भी लक्षण को आप नेग्लेक्ट न करें। लेटरिन में खून आना एक कॉमन समस्या है, हर एक आदमी कहता है पाइल्स हो गए, पाइल्स से आ रहा है, जबकि बीमारी कैंसर है रेक्टम का। तो किसी भी व्यक्ति में जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है या 35 साल से ऊपर है, अगर लेटरिन में बार बार खून आ रहा है तो तुरंत जाके दिखाना चाहिए। हो सकता है 99% पाइल्स ही हों, लेकिन 1% केस में अगर कैंसर है रेक्टम का, तो वो अर्ली स्टेज पर डायग्नोज करके आप उसका इलाज कर सकते हो। तो कोई भी आपके शरीर में सिम्टम में चेंज आता हो, आपकी जैसे लेटरिन जाने की आदत दिन में एक बार है और आपको 3 दिन में एक बार लगने लग जाए या एक दिन में 5 बार लगने लग जाए, तो अगर आपकी आदत में कोई चेंज हुआ है, आपके वजन में कोई कमी आई है, आपकी भूख में कोई कमी हो गई है, आपकी खून की कोई कमी होती जा रही है, आप दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है आप कोई जीआई कैंसर से पीड़ित हों और उसका समय पर निदान हो सकता है। सारी विधियां उपलब्ध हैं, बस जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल, जागरूकता के साथ समय पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल 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 जी। सर, अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारी बातचीत को हमें यही विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मिलेंगे। इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार। नमस्कार।